अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा बच्चे, हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्टेक्स्ट मॉडल। इससे पहले तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। हमने टेस्टिंग देख लिया है, हमने यूजर टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग की मुकम्मल फेजेस हम रीड कर चुके हैं, और हम अजाइल को रीड कर चुके हैं, एसडीएलसी को रीड कर चुके हैं, इंक्रीमेंटल को रीड कर चुके हैं, स्पाइरल मॉडल को रीड कर चुके हैं। हमने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है, मैक्सिमम कर लिया है। हाँ, हमारे पास एक मॉडल रह गया है अभी, यूएमएल डायग्राम्स रह गए हैं, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम रह गया है। वो बिफोर लॉकडाउन हमने स्टार्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी। हम वापस स्टडी मटेरियल पे आ गए थे। यूएमएल डायग्राम्स, यूनिफाइड मॉडर्न लैंग्वेज डायग्राम्स को डिस्कस किया था, लेकिन वो थोड़ा ही किया था, वो वहीं तक रह गया जितना डिस्कस किया था। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी होंगे वो यूएमएल डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स को डिस्कस करूँगा। दो लेक्चर शायद और होंगे या 3 लेक्चर होंगे, तो होंगे 2-3 लेक्चर ही, या 3 लेक्चर होंगे मे बी। इसके बारे में मुझे ये आइडिया है मेरा, शायद 2-3 लेक्चर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। खैर, कॉन्टेक्स्ट मॉडल की तरफ आते हैं। कॉन्टेक्स्ट मॉडल क्या है? इसमें हमारे पास जो कंटेंट है, सिस्टम मॉडलिंग, कॉन्टेक्स्ट मॉडल, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, सिस्टम बाउंड्रीज, एमएचसी, मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये 2 सिस्टम्स बनाएंगे हम कॉन्टेक्स्ट मॉडल के थ्रू। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है सिस्टम बाउंड्रीज। सिस्टम बाउंड्रीज को आप कह सकते हो सिस्टम का स्कोप, कि आपके सिस्टम का कितना स्कोप होगा, वो किस तरह से काम करेगा। सिस्टम की एक्सपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सिस्टम स्कोप में चला जाता है। फिर बाउंड्रीज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसके अंदर कि सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो उसकी बाउंड्री है बेसिकली। आउट ऑफ एनवायरनमेंट वो जो काम करेगा, देयर दो थिंग्स, एक सिस्टम, दूसरा उसकी बाउंड्री। सिस्टम के अंदर रहकर जो काम हो रहा है वो उसका एनवायरनमेंट है। आउट ऑफ बाउंड्री जाएंगे तो उसके पार्ट्स, फंक्शंस के या उस मॉडल्स के। सिस्टम मॉडलिंग, system modeling help the analyst to understand the functionality of system, and the model are used to communicate with the customer. आसान सी डेफिनेशन है, सिंपल। वो ये बताना चाह रहा है कि सिस्टम मॉडलिंग हेल्प करता है एनालिसिस्ट की टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, कि आपका सिस्टम फंक्शन क्या, यानी कि उस सिस्टम का फंक्शंस क्या है। देखो, 2 चीजें होती है, एक फंक्शन और एक नॉन फंक्शन होता है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो सिस्टम मॉडलिंग हेल्प द एनालिसिस्ट, ये एनालिसिस्ट की मदद करती है। जैसे आपने पढ़ा था ना, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन। एनालिसिस्ट क्या होता है? एनालिसिस्ट इज अ पर्सन हु एनालाइज, जो एनालाइज करता है सिस्टम के स्कोप को। वो एनालाइज करता है सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो एनालाइज करता है क्वेश्चनियर्स के साथ, वो एनालाइज करता है इंटरव्यूज के साथ। किससे? एनालिसिस्ट किससे कम्युनिकेट करता है? बेसिकली एनालिसिस्ट कस्टमर से कम्युनिकेट करता है। एनालिसिस्ट का काम है कि वो कस्टमर से कम्युनिकेट करे और फाइंड करे कि व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांट्स, कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए। और एनालिसिस्ट कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। जैसे कि एनालिसिस्ट कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चंस करता है, इंटरव्यूज करता है, कस्टमर की राय लेता है, और भी बहुत काम करता है। सिर्फ किस लिए? कि वो कस्टमर से उसकी राय ले सके कि उसे कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना है। सिस्टम मॉडलिंग हेल्प द एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का फंक्शन क्या होगा, ये सिस्टम मॉडलिंग होती इसलिए है ताकि एनालिसिस समझ सके
कि सिस्टम में कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, एंड द मॉडल, और जो मॉडल बनाना है आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। देखो फंक्शन और मॉडल में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें ना मॉडल की, ये मॉडल को आप एनवायरनमेंट कहते हैं, फंक्शंस को उसकी वर्किंग कहते हैं। देखो एक सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है और जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, सिस्टम जो काम कर रहा है दैट 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 कंसर्न विद एनालिसिस्ट, प्रोग्रामर, डेवलपर एंड, लेकिन कस्टमर के लिए किससे कम्युनिकेट होगा? कस्टमर उसके एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करेगा, उसके मॉडल से कम्युनिकेट करेगा। कस्टमर कभी भी मशीन के अंदर जाके नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज करके दो। कस्टमर कम्युनिकेट करता है मॉडल से, और सिस्टम मॉडलिंग में जो उसके फंक्शन होते हैं दैट अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस्ट। Modeling helps the analysis to understand the functionality of system, and model are used to communicate with the customer. Model customer से communicate कर रहा होता है। Different model present the system from different perspectives. अब मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, बिहेवियर, स्ट्रक्चरल, दे आर डिफरेंट। यानी कि assumptions की बात अगर करें, आप सिस्टम की बात करें, there are different scenarios. External perceptives showing the system context or environment. External, अगर आप देखें ना, जैसे इसका नाम है एक्सटर्नल, बिहेवियर, स्ट्रक्चरल। एक्सटर्नल किसके लिए है? फॉर एक्सटर्नल यूजर, कस्टमर्स, environment, showing the system context or the environment. इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल परसेप्टिव के अंदर हमारे पास शामिल हो जाएगा HCI। HCI क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि कंप्यूटर इंटरेक्शन का कस्टमर जो है, कस्टमर जब मशीन से सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है तो वो जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा? वो एक्सटर्नल परसेप्टिव है। देखो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को जाएंगे डिजाइन करने के लिए, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे, तो एक चीज तो हमें मालूम होना चाहिए, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसके लिए होता है? कस्टमर के लिए। स्ट्रक्चर परसेप्टिव किसके लिए होता है? उस सिस्टम के लिए, उसका सिस्टम का स्ट्रक्चर मॉडल क्या होगा। बिहेवियर, बिहेवियर क्या है कि सिस्टम बिहेव किस तरह से करेगा, सिस्टम प्रोसेस किस तरह से करेगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगा हर इंस्ट्रक्शंस को जो भी दी जाती है। तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट में हमारे पास HCI आ जाएगा। मैं बात कर रहा था जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं, किसी के लिए भी कोई चीज डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमें एक चीज कंसर्न रखना चाहिए, वो क्या कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। मतलब कस्टमर को सिस्टम देखने में अच्छा लगे, आंखों को अच्छा लगे, उसको आसान लगे, उसको यूज करने में आसानी हो, उसको सब कुछ आसान लगे। इट शुड बी इजी फॉर कस्टमर। बिहेवियर परस्पेक्टिव्स क्या है? शोइंग द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है, सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है एक छोटी सी क्यूरी जनरेट किया आपने और वो उस छोटी सी क्यूरी को प्रोसेस करने के लिए आधा घंटा ले ले, वो तो फजूल होगा। मतलब बिहेवियर परसेप्टिव्स ये कहते हैं शोइंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का बिहेवियर क्या है, सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिस्टम किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, सिस्टम किस तरह से सेव कर रहा है, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, सिस्टम की बाउंड्रीज क्या है, सिस्टम का स्कोप क्या है। स्ट्रक्चर परसेप्टिव फ्रॉम द सिस्टम एंड द डाटा आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर है सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये कस्टमर एंड के लिए नहीं होता। Context model. Context model are used to illustrate the operational context of the system. Illustrate क्या करता क्या है ये एक आप अगर हम आसान लफ्जों में बात करें, ये एक assumed structure बना के देता है आपको, operational context बना के देता है। They show what lies outside the system boundaries. They show what lies outside the system boundaries.
यानी कि सिस्टम बाउंड्री सिस्टम के अंदर रह के वो क्या क्या काम कर सकता है। दे शो हाउ आईटी एप्लीकेशन फिट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे सर्व। मतलब कॉन्टेक्स्ट मॉडल ये बता रहा है कि उस जैसे कि बात करें एक आईटी की एप्लीकेशन है, ठीक है, आईटी की एप्लीकेशन फिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स, लोगों के मेयार पर वो कैसे और सर्वर पर वो कैसे फुलफिल हो सकती है। सर कैसे उन्हें वो यूज कर सकते हैं, कैसे वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल आर समथिंग कॉल्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर मॉडल। इसे कॉन्टेक्स्ट मॉडल को हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड समथिंग और समथिंग कॉल्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर मॉडल। ये इंटरप्राइज ये जो मॉडल है ना कॉन्टेक्स्ट, ये वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड मॉडल है ये। किस तरह से इंटरप्राइजेस देखो, जैसे कि कोई भी नया मॉडल आता है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन आती है आईटी की, उस आईटी की एप्लीकेशंस को लोगों तक पहुंचाना और लोगों से उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाना। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आ गई है, सपोज कर लेते हैं फूड पांडा थी, ऐप तो कब से बनी हुई थी, लोगों ने उसे कब एक्सेप्ट करना शुरू किया, चीता आ गई, किचन आ गई, ये वो दो तीन एप्स आई हैं आईटी की, लोगों ने कब से उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड दे सर्व, जहां पर वो इस्तेमाल हो सके। ये एक हाई लेवल मॉडलिंग में शुमार होता है, जिसका डायरेक्ट कम्युनिकेट या डायरेक्ट लिंक जो होता है, इसका डायरेक्ट लिंक कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपर के दरमियान होता है। डायरेक्ट लिंक होता है आपस में इन लोगों का। तो इसे हम इंटरप्राइज आर्किटेक्चर मॉडल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं इसे। डेटाबेस में आपने कंसेप्चुअल मॉडल पढ़ा होगा, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो सकता है। दिस सिंपली शोज अदर सिस्टम इन एनवायरनमेंट, ये सिंपली शो करता है दूसरे सिस्टम को इन एनवायरनमेंट, नॉट हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इन द एनवायरनमेंट। ये हम नहीं देखते कि वो बना कैसे था, फूड पांडा कैसे बना है, किचन वाली ऐप कैसे बनी है, चीता वाली ऐप कैसे बनी है, नहीं, हाउ दे रिस्पॉन्ड इनटू द एनवायरनमेंट, वो कैसा काम दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, हमारे आउटसोर्स में, आउटवर्ल्ड में वो किस तरह से एप्लीकेशन जरूरत बन रही है लोगों की। प्रोड्यूसिंग एन आर्किटेक्चर मॉडल इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्टेक्स्ट मॉडल। अब आर्किटेक्चर जनरेट करना है मॉडल का, ये डेवलपिंग की तरफ जा रही है लाइन, ठीक है। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न में इफेक्ट द डिसीजन विद द पोजीशन ऑफ द सिस्टम बाउंड्रीज, इन दो लाइंस को आप छोड़ते हैं, ये डेवलपिंग की तरफ जाती है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है? SCD in the software engineering and the system engineering is a diagram that defines the boundary between the system, जो सिस्टम की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, और पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि एक सिस्टम है, सिस्टम के एक सिस्टम, जो सिस्टम है वो बाउंड्रीज हो गया, और जो एनवायरनमेंट हो गया वो बाउंड आउट ऑफ बाउंड्रीज हो गया। यानी कि देखो एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर जो चीज होगी वो उसका वो उसका सिस्टम होगा, वो उसका पार्ट्स ऑफ सिस्टम होगा, और उस सर्कल से बाहर जाओगे तो वो उसका एनवायरनमेंट होगा, शोइंग द एंटिटी दैट इंटरेक्ट विद इट। यानी कि बाउंड्रीज से जो उससे कम्युनिकेट कर रही होंगे, आउट ऑफ बाउंड्री से जो जो भी लोग, जो भी कस्टमर, जो भी जानने वाले उस सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो उसकी बाउंड्रीज है। दिस डायग्राम इज अ हाई लेवल रिव्यू। आगे चलता हूँ, ये डायग्राम है, चलो सिस्टम बाउंड्रीज के बाद मेरे पास डायग्राम है दो। System boundaries are established to define what is inside and what is outside of the system. ये क्लियर कर दिया यहाँ पर आके बात। सिस्टम बाउंड्रीज डिफाइन करता है व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम, विद इन अ सर्कल क्या है और आउट ऑफ सर्कल क्या है। तो जो आउट ऑफ सर्कल होगा वो बाउंड्री से बाहर होगा, जो विद इन सर्कल होगा वो बाउंड्री के अंदर होगा। This shows other systems that are used or depend on the system being developed. आगे चलता हूँ।
द पोजीशन ऑफ द सिस्टम बाउंड्री हैज द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट। आगे 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 ये मेंटल केयर, मेंटल हेल्थ केयर, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। In the developing the specification of the patient information system for the mental health care, this system is intended to the manage information about the patient attending mental health clinics and the treatment that have been prescribed. ये तो सिंपल मेंटल हेल्थ केयर के बारे में उसने बताया है, लेकिन दूसरे अगर आप इसमें देखें यहाँ से इन द डेवलपिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द सिस्टम, ये सिस्टम डेवलप करना है हमने मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन डेवलपिंग द स्पेसिफिकेशन फॉर द सिस्टम यू हैव टू डिसाइड, आपने डिसाइड करना है वेदर यू हैव टू कलेक्ट द मेंटल हेल्थ केयर ऑफ पेशेंट और द पेशेंट पर्सनल रिकॉर्ड। दो चीजें है ना, आपने डिसाइड करना है। अब आपके पास अब इन दो चीजों में आपके पास विद इन अ सर्कल और विदाउट आउट ऑफ सर्कल बाउंड्री, विद इन अ बाउंड्री विद आउट ऑफ बाउंड्री, दो चीजें आ जाएंगी। किस तरह से? whether the system should focus exclusively on the collecting information about the consultation, वो सिर्फ इतनी मालूमात ले कंसल्टेशन के लिए, यानी कि उससे इंफॉर्मेशन ले उसके मेंटली हेल्थ केयर के लिए, और दूसरी तरफ whether it should also collect the personal patient information, पेशेंट से पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाए। यहाँ पर और है, लफ्ज एंड नहीं है। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इनमें से ये विद इन बाउंड्री हो सकता है और ये आउट ऑफ बाउंड्री हो सकता है, या ये विद इन बाउंड्री हो सकता है, ये आउट ऑफ बाउंड्री हो सकता है, लेकिन चीजें हमें दोनों जरूरी होती हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपसे ये नहीं पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ, वो आपसे पहले आपका रिकॉर्ड लेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करेगा वो इंफॉर्मेशन जो उसके माइंड हेल्थ के बारे में बताएगी, मेंटल हेल्थ के बारे में बताएगी। तो यूजिंग अदर सिस्टम टू कलेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, वो कोई और सिस्टम भी यूज कर सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या वो सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है पेशेंट की और उसके साथ साथ वो कंसल्ट कर सकता है, वो चेक कर सकता है, वो एग्जामिन कर सकता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ। है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये बात यहाँ पर। द एडवांटेज ऑफ रिलाइंग, एडवांटेज को पढ़ लेता हूँ। The advantage of relying on the other system for the patient information is called avoid duplicating data. The major disadvantage how it's using the other system may make it slower the cross search to information. यहाँ पर देखो, यहाँ पर using other system to collect personal information about the patient, यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि हम मेंटल हेल्थ के लिए तो इंफॉर्मेशन लें, लेकिन जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम दूसरे सिस्टम पर जा सकते हैं। यहाँ पर वो डिसएडवांटेज है कि द मेजर डिसएडवांटेज हाउएवर इज दैट यूजिंग अदर सिस्टम में मेक इट स्लो कर सकता है। द एडवांटेज टू रिलाई ऑन द सिस्टम अदर सिस्टम फॉर पेशेंट इंफॉर्मेशन इज दैट यू अवॉइड द डुप्लीकेशन डाटा। यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर हम और सिस्टम को यूज करते हैं, ये यहाँ पर ना थोड़ी सी रिडंडेंसी आ रही है। रिडंडेंसी किस तरह से? देखो, इस सिस्टम एक ही बनाना होगा, इंटरफेस दो बनाने होंगे, दोनों को कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा कनेक्ट करना होगा दोनों के डेटा को, ठीक है ना। तो दूसरे सिस्टम की तरफ जाने से बेहतर यह है कि हम एक ही सिस्टम के अंदर दो इंटरफेस बना दें। और जैसे कि अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें पेस एक है, एनवायरनमेंट दो है, दोनों एनवायरनमेंट में इंटर होने के लिए एक सेम कीवर्ड चाहिए, इससे रिडंडेंसी अकर नहीं होगी, इससे डुप्लीकेशन अकर नहीं होगी। और जब हम किसी भी प्राइमरी की या किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को एंटर करें तो मुझे दोनों रिकॉर्ड मिले, मेंटल हेल्थ का भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी। लो मैंने हल भी बता दिया। Mental health care patient management system has a simple context model that shows the patient information system, other system environment, appointment, the system, MHC is connected to the appointment, the system, patient record information system and management reporting, statistical system और prescription system। आगे चलता हूँ, ये देखो context model बना हुआ है यहाँ पर।
ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल वही बनाया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक रफ आइडिया दिया। सिस्टम, ये मुकम्मल एक सिस्टम है। इस सिस्टम के दो इंटरफेस हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। पहला इंटरफेस क्या है? पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। दूसरा सिस्टम अपॉइंटमेंट सिस्टम। ये पेशेंट के रिकॉर्ड को अपने पास स्टोर करेगा और ये उसके लिए अपॉइंटमेंट को स्टोर करेगा। फिर इसी के अंदर एक इंटरफेस बनता है कि सिस्टम कब एडमिशन लेता है, यानी कि पेशेंट कब एडमिशन ले रहा है, अब पेशेंट की रिपोर्ट को मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। वो साथ साथ स्टैटिकल सिस्टम ले रहा है कि पहले की, और यानी कि यहां से वो चेक कर रहा है कि इसकी हेल्थ में कितना फर्क पड़ा है, और प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। और इन सब के बाद वो उसे प्रिस्क्राइब कर रहा है और बाद में वो उसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देगा। ये सारा कुछ करने के बाद वो सेव कर देगा पेशेंट के रिकॉर्ड सिस्टम में। देखो बात ये है, सिस्टम एक ही है, इन्वायरमेंट्स डिफरेंट बना दिए गए हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इन्वायरमेंट चेंज करना है ना, बेसिकली हमारा कंसर्न तो इन्वायरमेंट से है। फेस एक होना चाहिए, इन्वायरमेंट चेंज कर लो। सिस्टम एक होना चाहिए, इन्वायरमेंट चेंज करें आप। बजाय इसके कि एक सिस्टम को सही काम करने के लिए हम 3 सिस्टम्स बनाए, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। एटीएम मशीन, हाँ एटीएम मशीन बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है इसकी। देखो एटीएम मशीन एक है, एक ही मशीन है, लेकिन उसके इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सेविंग अकाउंट भी है, क्रेडिट भी है, करंट भी है। आप अगर देखें तो उसमें इन्वायरमेंट्स बने हुए हैं डिफरेंट। मशीन, एक मशीन के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट है। करंट के लिए उसने अलग इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, सेविंग के लिए उसने अलग बनाया हुआ है, क्रेडिट के लिए उसने अलग बनाया हुआ है। फिर आगे अगर करंट में जाते हैं, बैलेंसिंग क्वेरी वगैरह 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 वगैरह, हर तरह के काम के लिए उसने अलग से इन्वायरमेंट बनाया जो सबके। और उस कार्ड में तमाम चीजें हो सकती हैं, किससे? कार्ड से। मतलब कीवर्ड क्या है मशीन के अंदर? कीवर्ड मशीन के अंदर एंटर होने के लिए चेक क्या है? उस एटीएम की पिन, एटीएम कार्ड की पिन। एटीएम कार्ड की पिन करेक्ट है तो आप उसके एनवायरनमेंट में जाते हो। उसके एनवायरनमेंट में आप विद इन अ बाउंड्रीज रह के काम कर सकते हो। विद इन अ बाउंड्रीज क्या है? यानी कि आप पैसे निकलवा सकते हो। आउट ऑफ बाउंड्री कब जाओगे आप? जब आप सिक्योरिटी ऑप्शन में जाओगे। जब आप सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाएंगे वो आउट ऑफ बाउंड्रीज होगा। ये एटीएम के भी कॉन्टेक्स्ट मॉडल बना हुआ है, आसान है, आप इसको देख सकते हैं, सब मुश्किल बात नहीं है इसमें। Context models normally shows that the environment includes the several other automated system. However, they do not show the type of relationship between the system in the environment and the system that is being specified. Therefore, the simple context model are used along with other models such as the business process model. These describes humans and the automatic process in which particular softwares। ठीक है, इतना बड़ा लेक्चर नहीं बना, थोड़ा सा छोटा लेक्चर बना हुआ है, ज्यादा लेंथी नहीं है। उम्मीद है आप लोग सही से इजीली इसको समझ लेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो यू आर फ्री टू कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाटएवर यू वांट। और दूसरी बात ये कि मैं काफ़ी दिन से ये चीज़ बहुत नोट कर रहा हूँ, लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पर मैक्सिमम आप लोगों में से। और ये जो पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया था देख रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 52, यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी क्लास की, सिर्फ आपकी क्लास की, तो मुझे बहुत कम लोगों ने अटेंडेंस लगवाई है। ये आप लोगों के लिए मसाइल बनेंगे अगर आप अटेंडेंस नहीं लगवाओगे। फिर बेटर इज दैट कि आप वीडियो देखें। ठीक है यार, आप 3 घंटे का लेक्चर नहीं हो रहा अब आपका, तो आप वीडियो तो देख सकते हैं ना, उसको तो मुकम्मल देखें।
क्वेश्चन करें अगर किसके पास कोई क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ शायद इस बार कोई क्वेश्चन पूछे। ओके, अल्लाह हाफिज।